शुरू करते हैं, ठीक है। कितने लोग आ गए, कितने बच्चे हैं? कुछ एक दो बच्चे में से हैं, एक दो बच्चों का मैसेज आया था मेरे पास कि उनकी स्कूल की क्लास चल रही है, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए हैं। कोई बात नहीं, को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। मैं 2 सेशन लेने के मूड में था आज, लेकिन अभी एक ही लेंगे और एक शाम को रख लेंगे। अगर बनाना शेड्यूल थोड़ा सा ठीक ठाक। पहले अभी इसको पढ़ लेते हैं, रूरल डेवलपमेंट शुरू करेंगे, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट अगला चैप्टर है, रूरल डेवलपमेंट है हमारा नेक्स्ट चैप्टर। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मंडे तक ये खत्म हो जाए, फिर हम दूसरा मैक्रो का शुरू करें। बढ़िया यूनिट अच्छा था कोई, ठीक है। बोर हो गए होगे इसको पढ़ते पढ़ते। रूरल डेवलपमेंट है अगला चैप्टर हमारा। जो ये यूनिट चल रहा था करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इसमें हमने पॉवर्टी और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ लिया। रूरल डेवलपमेंट टोटल 6 चैप्टर है इस यूनिट में, और एक लास्ट यूनिट है उसमें एक ही चैप्टर है, ठीक है। तो मैं सोच रहा था इंडियन को खत्म हो जाए पहले हमारा ठीक ठाक तरीके से, फिर हम उसको पढ़ते रहे आराम से। तो रूरल डेवलपमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, आप लोग शहरों में रहते हो, अर्बन एरियाज में, तो आपको तो लगता है बहुत बढ़िया हमारे शहर में मेट्रो चलती है, हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े वाटर पार्क बने हुए हैं, हम उसमें घूमने जाते हैं। लेकिन अगर हम कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, तो ओवरऑल डेवलपमेंट किसी भी देश का तभी पॉसिबल है जब उसके रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि अर्बन एरियाज का तो डेवलपमेंट ज्यादा होता जा रहा है और जो रूरल एरियाज है वो अभी भी बैकवर्ड रीजन की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो इस चैप्टर में यही बताया जाएगा हमें कि रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या नए तरीके सरकार ने निकाले हैं। जैसे कि 5 ईयर प्लान होते हैं हमारे, पंचवर्षीय योजना। उसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके गवर्नमेंट ने लॉन्च करे जिससे कि रूरल एरिया को डेवलप किया जा सके। क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब रूरल डेवलपमेंट नहीं होता। मेरी बात ध्यान समझना, जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है आपका, वो मेनली होता है रूरल एरियाज में। तो अगर आप ये कहो सर एग्रीकल्चर सेक्टर को सरकार ने डेवलप कर दिया तो इससे रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। वहां के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बढ़ना भी जरूरी है। जो सर्विसेज जो फैसिलिटी आपको शहर में मिल रही है वो उनको वहां पर उतनी ना मिले, लेकिन उससे थोड़ी कम, तो वहां पर भी उनको अवेलेबल हो सके। जैसे अच्छे स्कूल हो, अच्छी रोड हो, अच्छे कंस्ट्रक्शन के काम हो, मॉल वगैरह छोटे मोटे आपके हो वहां पे, मतलब वो शॉपिंग वगैरह एक जगह से दूसरी जगह आसानी से वो जा सके, ठीक है। तो ये यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट के अंदर इसमें बताया हुआ है। इंट्रोडक्शन मैं छोड़ दे रहा हूँ, अभी बाद में रीड करेंगे। मीनिंग अगर इसका पढ़े तो लिखा हुआ है रेफर्स टू कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। मतलब गांव में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए जो भी अटेम्प्ट सरकार लेती है उसको रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है। लगभग लगभग 3/4 ऑफ टोटल पॉपुलेशन, 3/4 ऑफ टोटल पॉपुलेशन आपके रूरल पीपल हैं। मतलब अगर हम रूरल पीपल की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन का 3/4 है। और बहुत सारी बेसिक एमिनिटीज कह लो या बेसिक नेसेसिटीज कह लो, वो भी उन्हें नहीं मिल पाती है वहां पर, या वो सर्विसेज वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं जो आप शहरों में रह के एंजॉय कर लेते हो। तो इस चैप्टर के अंदर हमें यही बताया जाएगा कि सरकार किस तरीके से रूरल डेवलपमेंट को बढ़ा सकती है, डेवलप कर सकती है रूरल एरियाज को। तो इस चैप्टर के अंदर 3 मोटे मोटे पार्ट हम डिस्कस करेंगे। एक तो क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटी के बारे में, मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए, क्रेडिट कहां से होगा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं बहुत बार, बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एक अलग एरिया में निकल जाना वहां से, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग मेरे हिसाब से शायद 20-21 वाले सिलेबस में से कट गया है ना, बता दो किसी को कंफर्म हो तो। मुझे जहां तक लग रहा है, मैंने देखा था कहीं, याद है मुझे, जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है 30% उसमें से ऑर्गेनिक फार्मिंग हटा दिया गया है शायद। कोई बात नहीं, इसको पढ़ ही लेंगे हम, छोटा सा ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो अब आते हैं हम प्रोसेस पे। इन्होंने यहाँ पे एक प्रोसेस बता रखा है रूरल डेवलपमेंट का, प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उसमें इन्होंने यहाँ पे 5 पॉइंट बोले हैं। पहला कह रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। मुझे बताओ कोई बच्चा कैसे डेवलप होता है ह्यूमन रिसोर्स का, पढ़ा है हमने अभी पिछले चैप्टर में। ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, अभी बिल्कुल ताजा ताजा पढ़ा है पीछे हमने चैप्टर। इतनी जल्दी भूल जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। जल्दी बताओ। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा तो था हमने, एजुकेशन और हेल्थ, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, दो प्रॉपर अटेंशन टू एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी की अच्छी प्रॉपर अटेंशन अगर सरकार दे तो आपका ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा, पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर।
हाँ वही लिटरेसी कह लो आप। दूसरा प्रोसेस है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब अच्छे रोड, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी, ये सारी चीजें, और अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की अच्छी सुविधा उनको मिले, ये आपका डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो जाएगा। ये हो गया दूसरा प्रोसेस, मतलब प्रोसेस का दूसरा पॉइंट। तीसरा कह रहा है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स हम पढ़ चुके हैं पहले यूनिट 1 के अंदर, मतलब इंडियन इको का जो यूनिट 1 है उसमें हम लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें जो एक्सप्लॉइटेशन होता है वो एक्सप्लॉइटेशन कम से कम हो, और एक्चुअल टेलर जो है उनको ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाए। तो लैंड रिफॉर्म्स आपका तीसरा स्टेप है प्रोसेस का। चौथा स्टेप ये कह रहे हैं एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स लाए जाएं। वो प्रोग्राम्स भी हम पढ़ चुके हैं पॉवर्टी वाले चैप्टर में, जिसमें वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले कई सारे प्रोग्राम्स हमने वहां डिस्कस करे थे। गरीबी को दूर करने के लिए इसके अंदर अच्छे खासे स्टेप्स लिए जाएं, इंप्रूव लिविंग कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शन। जो वीकर सेक्शन है उसकी लिविंग कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए लिए गए स्टेप। फिर आपका पांचवा है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी। ये कह रहे हैं हर एक लोकेलिटी में जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं अदर देन फार्मिंग, फार्मिंग के अलावा भी और बहुत सारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, उनको डेवलप करने की जरूरत है सरकार को। मतलब ईच लोकेलिटी टू एनहांस अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हर एक लोकेलिटी को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, तभी रूरल एरियाज का डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। तो 5 पॉइंट हैं, दोबारा सुन लो। प्रोसेस है ये रूरल डेवलपमेंट का। प्रोसेस के अंदर पहला पार्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करें। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड रिफॉर्म, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन ईच लोकेलिटी। ठीक है, यहाँ पे अभी हम नोट्स में देखेंगे जो जो हम पढ़ते जा रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा हो सकता है मैं फास्ट भी पढ़ाऊं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जल्दी से खत्म हो जाए ये, इसलिए आप लोग बाद में रीड करोगे ना सब समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन उसी टाइम पढ़ लेना, वो जिस टाइम क्लास खत्म हो उसी टाइम इसको रीड कर लेना, तभी समझ आएगा, क्योंकि याद रहेगा जो मैंने बोला होगा वो दिमाग में चलेगा उस टाइम। अब इसके बाद अगला 6.4 टॉपिक है। मैंने क्या क्या बताया आपको, इंट्रोडक्शन छोड़ दिया था। फिर आपका मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट था 6.2। 6.3 में प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये प्रोसेस के 5 पॉइंट मैंने बताए। अब 6.4 में है रूरल क्रेडिट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो या बहुत जरूरी है ये वैसे भी। रूरल क्रेडिट का क्या मतलब होता है, कोई बच्चा बताओ मुझे। क्रेडिट लोन देना। इनफ्लो ऑफ मनी, क्रेडिट मतलब क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, अकाउंट वाले बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा ना। क्रेडिट के वैसे कई सारे मतलब होते हैं, अकाउंट्स में चले जाए तो कुछ और हो जाता है उधर क्रेडिट। जहां पे क्रेडिट का मतलब होता है बच्चों साख। साख मतलब पैसा, पैसा समझ लो बस आप यहाँ पे। और कौन सा पैसा, जो हम उधार लेते हैं, जो हम उधार लेते हैं उसको क्रेडिट कहा जाता है। ठीक है, जो पैसा हम उधार लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, क्रेडिट कहा जाता है। क्लियर है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे ये बता रहा है और क्यों जरूरत पड़ती है इसकी हमें। आप मान लो एक किसान हो, तो जब आप खेती करोगे, मुझे तो ज्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है नहीं इस एरिया में, कहीं पर भी दूर दूर तक नहीं है हमारा, क्योंकि हम कानपुर सिटी से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल शहर है वो, वहाँ कोई खेत वेत नहीं। ठीक है, तो बट फिर भी थोड़ा बहुत तो मुझे मालूम है कि जो एक किसान है जब वो खेती करता है तो कुछ पीरियड लगता है उसको, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जो भी पीरियड होता है वो जो कटाई होती है उसमें। तो उसने जो खेती करी और उसकी कटाई के बीच में जो गैप होता है, उस गैप में उसको पैसों की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, जैसे हम अकाउंट्स में ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ते थे ना, रॉ मटेरियल खरीदा और कैश कन्वर्जन पीरियड। मतलब रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश प्रोडक्ट बनाया, बना के बेचा, और बेचने पे जाके पैसा मिलेगा, तो इस पीरियड में हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है। तो अकाउंट्स में हम क्रेडिट किसको कहते थे, जैसे मैंने आपसे उधार में सामान खरीदा और आपसे मैंने कहा 3 महीने बाद मैं पैसा दूंगा आपको, उसको भी क्रेडिट कहते हैं। आपसे मैंने सामान खरीद लिया और मैंने कहा पहले बिकने तो दो, मैं बेचूंगा कमाऊंगा तब तुम्हें दूंगा। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 3 महीने, उसे भी क्रेडिट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट का कुछ और मतलब है। यहाँ पे क्रेडिट का क्या मतलब है, जो एक किसान है, जो फार्मर है, उसने जो खेती करी और उसके बीच में जो पीरियड है उसको यहाँ पे बोला हुआ इन्होंने टाइम गैप बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम। ठीक है ना, इनकम रियलाइज होने में कुछ टाइम पीरियड आपका लगता है। उस टाइम पीरियड में उसके घर में मान लो शादी है, फंक्शन है, किसी की डेथ हो गई, या कोई भी जरूरी काम हो सकता है, उसके लिए उसको पैसों की जरूरत होगी। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, सर वो उधार लेगा, उसी को क्रेडिट कहा जाता है। तो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर के अंदर, क्योंकि वो जो टाइम गैप होता है उस टाइम गैप में हमारी बहुत सारी जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है। अब आते हैं सोर्स पे, कहां कहां से मिल सकता है सर पैसा हमें, लोन का सोर्स क्या क्या हो सकता है।
तो सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट में दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल और एक है इंस्टीट्यूशनल। दोनों में क्या फर्क होता है सर? नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल जो आपका यहाँ पर है उसमें है मनी लेंडर, रिलेटिव, ट्रेड एंड कमीशन एजेंट एंड रिच लैंडलॉर्ड। ये सारे नॉन इंस्टीट्यूशनल हैं, मतलब कल को कोई दिक्कत हुई तो गवर्नमेंट आपकी हेल्प करने यहाँ पे नहीं आती, सरकार से कोई लेना देना नहीं है इनका, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल में कौन कौन है? आपका पहला है मनी लेंडर्स। एक मनी लेंडर्स होते हैं, आपने देखा होगा जगह जगह पे बैठे होते हैं, वो लोन देते हैं और कुछ छोटी मोटी चीज आपसे मॉर्गेज रखवा लेते हैं, जैसे आपकी मार्कशीट रखवा ली या आपका घर के कागज रखवा लिया, कुछ भी हो सकता है वो, तो वो मनी लेंडर है। मनी लेंडर आपको कुछ पैसा लोन दे देते हैं और वो एक्सप्लॉइट ज्यादा करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा करते हैं। अगर आप पैसा नहीं दे पाते हो तो फिर वो कब्जा कर लेते हैं या कुछ इस तरीके से होता है। फिर दूसरा आता है आपका रिलेटिव। आप रिश्तेदारों से पैसा ले लो, उनको आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। आपका कोई भरोसेमंद रिश्तेदार है, आपने उससे कहा भैया मुझे आप पैसा दे दो, मैं आपको चुका दूंगा बाद में। लेकिन यहाँ पे भी दिक्कत है बैड डेट होने की। पैसा ना दे अगर तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो रिलेटिव जनरली पैसा देने से कतराते हैं, इसीलिए, क्योंकि कल को अगर ये नहीं चुकाएगा तो हम इससे लड़ेंगे थोड़ी जाके। फिर आपका तीसरा है ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट। ये कमीशन बेस्ड पे होते हैं। ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ये आपको मॉर्गेज रखवाते हैं, जो आपकी क्रॉप्स है उसको मॉर्गेज रखवा लेते हैं अपने पास और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और फिर बाद में ये कहा जाता है कि हम आपको लोन तो दे रहे हैं, लेकिन जो आपकी फसल है, जो क्रॉप्स है आपकी, वो हमें ही बेचोगे और कम रेट पे बेचोगे। मतलब आप किसान हो, मैंने आपको लोन दिया और मैंने आपकी मॉर्गेज गिरवी रख ली, वो आपकी क्रॉप्स मॉर्गेज रखवा ली अपने पास, गिरवी रखवा ली, और मैंने एक कंडीशन लगा दी कि जब ये रियलाइजेशन होगा तो ये जो फसल होगी ये आप मुझे बेचोगे और कम रेट पे बेचोगे। एक रेट भी हम डिटरमाइन कर लेंगे पहले से फिक्स, ठीक। तो ये भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ एक तरीके का, लेकिन क्या करें, सामने वाले को पैसे की जरूरत है तो वो मजबूर होता है, इसलिए वो कर लेता है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन। फिर आपके हैं यहाँ पे रिच लैंडलॉर्ड। जो अमीर लैंडलॉर्ड हैं उनके पास एक्सेस पैसा होता है, तो रख के क्या करेगा, पैसा सड़ेगा वहां पे, तो वो लोन देना प्रोवाइड कर देते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है और इसमें भी एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा होता है। तो ये वाले कौन से थे हमारे? नॉन इंस्टीट्यूशनल वाले। दोबारा सुन लो, मनी लेंडर्स हैं। फिर आपका दूसरा है रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से ले लिया आपने। फिर तीसरा है ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट, इसका मैंने बता दिया क्या कॉन्सेप्ट होता है ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट का। फिर आपका है रिच लैंडलॉर्ड, कुछ आपके अमीर लैंडलॉर्ड्स हैं वो आपको लोन देते हैं। तो ये तो नॉन इंस्टीट्यूशनल हो गए ना। ये नॉन इंस्टीट्यूशनली आपको एक्सप्लॉइट करें और आप अदालत में भी नहीं जा सकते या केस नहीं कर सकते या कुछ इस तरीके का हो, तो इससे तो अच्छा है दूसरे वाले तरीके पे आते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इसके बाद आपके पास कुछ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से एस्टेब्लिश करे जाते हैं। एक मिनट, क्या प्रॉब्लम हो रही है? कुछ बच्चे बार बार आ रहे जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल वाला, कुछ आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं। इंस्टीट्यूशनल में कौन कौन से हैं, नाम सुन लो। कोऑपरेटिव क्रेडिट, एक आपका कोऑपरेटिव क्रेडिट होता है जो आपको लोन प्रोवाइड करता है। जैसे आपने कोऑपरेटिव, हाँ कोई बात नहीं, रीजॉइन, ठीक है कोई नहीं। यहाँ देखो, एक होता है कोऑपरेटिव क्रेडिट, जो कोऑपरेटिव बैंक के नाम आप सुनते हो ना, जैसे मुंबई मुंबई में एक बैंक डूब गया था, एक बैंक था कुछ करके, तो वो कोऑपरेटिव बैंक ही था। कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन अवेलेबल करवा देते हैं। तो ये आपका इंडियन क्लचेस ऑफ मनी लेंडर एंड टू प्रोवाइड देम क्रेडिट एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। फिर आपका है लैंड डेवलपमेंट बैंक। एक लैंड डेवलपमेंट बैंक होता है जो आपको लोन इस शर्त पे देता है कि ये पैसा आप अपने लैंड को डेवलप करने में यूज करोगे, और अगर आप अब ये लोन नहीं चुका पाए तो आपका लैंड हम जब्त कर लेंगे। मतलब आपके लैंड को मॉर्गेज रखवा लेता है वो अपने पास, वो आपके लैंड को मॉर्गेज रखवा लेता है, गिरवी रखवा लेता है और कंडीशन लगा देता है इस पैसे से आप अपने लैंड को डेवलप करने में इस्तेमाल करोगे, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में यूज करोगे। और अगर कल को आप लोन नहीं चुका पाते हो तो फिर हो सकता है हम ये लैंड फॉरफिट भी कर लें। फिर आपके आते हैं कॉमर्शियल बैंक, ये तो हमने पढ़ा ही था बैंक वाले चैप्टर में। कॉमर्शियल बैंक में आपके पंजाब नेशनल, पीएनबी, ये जितने भी बैंक है सारे, जहां से भी आप क्रेडिट ले सकते हो। और फिर है आपके रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक, इसके बाद आपका है रीजनल रूरल बैंक। दे आर ओपनड अप इन दोज एरिया वेयर देयर आर नो बैंकिंग फैसिलिटीज।
ये उस एरिया में ओपन करे जाते हैं जहां पर कोई बैंकिंग फैसिलिटी नहीं होती, तो इसको रीजनल रूरल बैंक्स कहते हैं। और मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहां पे ये वाले भी नहीं होते। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो ऐसे जो रूरल एरिया बहुत दूर के, उनको तो पता भी नहीं चला कि नोटबंदी हो गई है देश में, क्योंकि वहां तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाला सोर्स ही नहीं था। ना टीवी है, ना रेडियो है, ना कुछ है, ना वो लोग सुनते हैं, तो ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो इसलिए वहां पे तो कुछ दिन तक पता ही नहीं चला था कि देश में नोटबंदी भी हो गई। तो ऐसे भी बहुत से बैकवर्ड एरियाज हैं जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहां पर रीजनल रूरल बैंक खोले जाते हैं। और पांचवा तरीका है गवर्नमेंट। सरकार सरकार भी लोन देने का काम करती है इमरजेंसी की सिचुएशन में। सरकार का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 6% के आसपास होगा, मतलब गवर्नमेंट भी देती है लोन, डायरेक्ट गवर्नमेंट से भी हम ले सकते हैं, लेकिन वो इमरजेंसी सिचुएशन में होता है। जैसे आप देखते हो इलेक्शन का टाइम आता है, तो गवर्नमेंट कहती है हम किसानों को इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, इतना लोन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो वो सरकार हो गया। और छठा पॉइंट है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। लेकिन ध्यान समझना, जो नाबार्ड है वो डायरेक्ट लोन नहीं देता फार्मर को। नाबार्ड एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेट करता है क्रेडिट को। मतलब जो नीचे वाले जितने बैंक हमने पढ़े, कोऑपरेटिव है, कॉमर्शियल है, लैंड डेवलपमेंट बैंक है, नाबार्ड इनको पैसा फाइनेंस कराता है, मतलब इनको मनी सप्लाई करता है। और ये वाले बैंक फार्मर्स को लोन देते हैं। तो नाबार्ड क्या हुआ सर, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी हो गई। ये क्या हो गई, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी हो गई जो रेगुलेट और कंट्रोल करता है नीचे के नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस को। ठीक है, सॉरी, कौन से वाले, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस को। जो नीचे के इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, नाबार्ड करता है। हाँ, आरबीआई तो होता है वो बैंकिंग सिस्टम को करता है, नॉर्मल वाला जो हमारा था मॉनेटरी सिस्टम को। हाँ, मतलब ये समझ लो कि एक आपके एपेक्स इंस्टीट्यूशन होते हैं हर सेक्टर में, जो कि रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, टेलीकम्युनिकेशन में कौन सा है, ट्राई, TRAI। ऐसे ही इंश्योरेंस के सेक्टर में है इरडा, IRDA। ऐसे रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है हर जगह पे। तो यहाँ पे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो है आपका नाबार्ड। वो क्या है आपका, नाबार्ड। और एक पॉइंट और है, लास्ट है आपका सातवां, है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये आप भी बना सकते हो। मान लो आप 5 लोग इकट्ठा हुए और आपने एक ग्रुप बना लिया और आपने ये डिसाइड करा कि हम रूरल एरिया में जाके जो किसान हैं उनको लोन प्रोवाइड कराएंगे। उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप कोई भी बना सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप कोई भी बना सकता है। स्नेहा, बहुत लेट आए हो तुम, 21 मिनट हो गए क्लास चलते हुए। सो के आ रहे हो आ रहे हो क्या? यहाँ से तो कुछ एक्शन भी नहीं ले सकते, है ना? कोई कब आ रहा है कब नहीं आ रहा। यहाँ देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप मैंने क्या बताया आपको, कि कोई भी बना सकता है ये। जैसे आप 5-10 लोग मिल जाओ, आप मतलब समाज सेवा करना चाहते हो, समाज सेवा तो नहीं कहते क्योंकि आप लोन दे रहे हो, वापस तो मिलेगा, बट आपने एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप से आप खुद हेल्प करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट से वो आपका लिंकेज होगा डायरेक्टली। तो इसके अकॉर्डिंग एक डेटा यहाँ दे रखा है, 2012 तक का, मोर देन 43 लाख रिपोर्टेडली बीन क्रेडिट लिंक। 43 लाख SHG जो हैं वो आपके लिंक्ड हो चुके हैं, ये रिपोर्ट कहती है हमारी। तो ये आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्स, नाम दोबारा सुन लो एक बार, 7 नाम बताए मैंने। कोऑपरेटिव क्रेडिट, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल क्रेडिट, सरकार मतलब गवर्नमेंट, नंबर 5। और छठा है नाबार्ड। नाबार्ड डायरेक्ट लोन नहीं देता, ये याद रखना। नाबार्ड नीचे वाले बैंकों को लोन देता है और फिर वो फार्मर्स को लोन देते हैं। फिर आपका है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, यहां तक ये क्या था हमारा, रूरल क्रेडिट वाला टॉपिक था। ये क्या था हमारा, रूरल क्रेडिट। बस मुझे एक और पढ़ाना है, फिर मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूं हमने क्या क्या पढ़ा है, ताकि हमें याद रहे कि कितना पढ़ा था हमने। इसके बाद प्रॉब्लम फेस्ड इन रूरल बैंकिंग। यहाँ पे ये कह रहे हैं प्रॉब्लम फेस्ड इन रूरल बैंकिंग। या एक काम करते हैं, इसको हम वहीं से पढ़ लेंगे, एक बार शेयर कर लेते हैं नोट, एक बार देख ले हमने क्या पढ़ा है, वरना समझ नहीं आएगा।
ये चैप्टर हमारा रूरल डेवलपमेंट आपको दिख रहा है, जितने टॉपिक्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे थे अभी तक, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से जूम कर लेना, ठीक है ना, मैंने थोड़ा कम कर दिया है, आप लोग अपने हिसाब से जूम कर लेना अपने यहाँ पर जो भी आपका होगा उधर, ठीक है। देखो इंट्रोडक्शन है, या आप लोग देख लेना बाद में क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में। इसके बाद आपका मीनिंग लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये मीनिंग मैंने रूरल डेवलपमेंट का पढ़ा दिया था आपको कि आपका कॉम्प्रिहेंसिव और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है ये आपके रूरल लाइफ को, जो रूरल लाइफ है लोगों की, उसको इंप्रूव करने के लिए। फिर ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताए थे, 3/4 पॉपुलेशन आपकी बिलोंग करती है रूरल पीपल को। फिर आपका प्रोसेस है, प्रोसेस में 5 पॉइंट थे, देखो पीछे चार्ट भी बना हुआ है, ये चार्ट से देख लेते हैं। प्रोसेस में आपके 5 पॉइंट है, इसको ना वर्ड टू वर्ड एक बार रीड कर लेना जरूर बाद में, वरना समझ नहीं आएगा कुछ। टाइम कम है इसलिए मैं नहीं पढ़वा रहा, अभी रीड नहीं करवा रहा। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है पहला प्रोसेस, इसमें लिखा हुआ है दो प्रॉपर अटेंशन टू एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, मार्केटिंग एक्सेट्रा। लैंड रिफॉर्म्स में कह रहा है आपका जो एक्सप्लॉयटेशन होता था उसको कम करना। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी में कुछ स्टेप्स ऐसे लेना जिससे इंप्रूव करा जा सके वीकर सेक्शन की कंडीशन को। और फिर आपका है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी। हर एक लोकेलिटी में कुछ ना कुछ हमें फार्मिंग के अलावा भी हमें कुछ डेवलपमेंट करने की जरूरत पड़ती है। फिर आते हैं रूरल क्रेडिट पे, ये हमने पढ़ लिया क्रेडिट की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो बोल्ड लिखा हुआ है ब्लैक में, इन एग्रीकल्चर फार्मर्स आर स्ट्रॉन्ग नीड, दिखाई दे रहा है, फार्मर्स आर स्ट्रॉन्ग नीड, farmers are strong need for credit due to long time gap between crop sowing and realization of income। ये वाली जो लाइन लिखी हुई है आपकी नजर आ रही होगी सबको, ये बोल्ड कर रखी है इन्होंने, ये लो ये अंडरलाइन हो गई। जो टाइम गैप होता है उस टाइम गैप की वजह से जरूरत पड़ती है हमें। फिर आते हैं हम सोर्सेस पे। सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, ये चार्ट बना हुआ है आपका यहाँ पर, ठीक है। सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, इसको हटा दे पहले, एक बार इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट में ये चार्ट बना हुआ है। नॉन इंस्टीट्यूशनल के मैंने बता दिए थे, मनी लेंडर होते हैं रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से, ट्रेड कमीशन एजेंट और रिच लैंडलॉर्ड। फिर आपके इंस्टीट्यूशनल में टोटल 7 पॉइंट थे आपके, कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, गवर्नमेंट, नाबार्ड और सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो बाद में, ये दे रखा है सबके बारे में, यहाँ लिखी हुई है 2-2 लाइनें। मनी लेंडर्स कौन है, रिलेटिव मैंने बता दी, रिश्तेदारों से ले सकते हैं हम। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इस पे होता ही नहीं क्योंकि हम देते नहीं ना उन्हें इंटरेस्ट। अब भाई रिश्तेदारों से भी पैसा लोगे और उनको भी इंटरेस्ट दोगे, तो रिश्तेदारों से आप पैसा ले सकते हो। क्राइसिस के टाइम पर ट्रेड एजेंट और कमीशन होते हैं जो कि आपके सामने कंडीशन रख देते हैं कि आप अपनी फसल हमें बेचोगे कम रेट पर। फिर है रिच लैंडलॉर्ड, ये अमीर लैंडलॉर्ड होते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है और एक्सप्लॉइट ज्यादा करते हैं ये टेनेंट। फिर आपके हैं इंस्टीट्यूशनल में कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट क्या करते हैं, लैंड के बदले में अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ देयर लैंड, उनके लैंड को मॉर्गेज रखवा लेते हैं अपने पास और फिर उनको लोन देते हैं। कॉमर्शियल बैंक हम पढ़ चुके हैं, कॉमर्शियल बैंक वाले में डायरेक्टली आपको फाइनेंस करा देते हैं। रीजनल रूरल बैंक, जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जिस एरिया में, उस एरिया में रीजनल रूरल बैंक आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। फिर आपका है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में देखो क्या लिखा है, द लोन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर नोन एज, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, तकवी, जो भी है ये वर्ड पढ़ लेना, इसको आप ये कहते हैं लोन, एंड आर लेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी और डिस्ट्रेस लाइक फार्मर फ्लड एटसेट्रा। मतलब सरकार जो लोन देती है ना वो इमरजेंसी की सिचुएशन में देती है, ठीक है, जब फार्मर सुसाइड ज्यादा करने लगे या फिर कुछ फ्लड वगैरह आ जाए, भूकंप वगैरह आ जाए, भूकंप से तो इफेक्ट नहीं होता, बाढ़ वगैरह से ज्यादा होता है इफेक्ट उनको। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट सच लोन इज एज लो एज 6%, 6% अपने लो लेवल पे होता है ये हमेशा। फिर आपका नाबार्ड है, ये आपका एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेट और कंट्रोल करता है। ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है इसका, प्रमोट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, जो आपके क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है उनको फाइनेंस कराने का काम नाबार्ड करता है। फिर है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें मैंने बता दिया कि कुछ लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप के अकॉर्डिंग रूरल एरिया में जाके लोन देना
स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे 2012 तक का डेटा दे रखा है, मोर देन 43 लाख SHG क्रेडिट से लिंक हो चुके हैं। ठीक है। फिर हमें पढ़ना था प्रॉब्लम, यहाँ पे थे ना, इसको यहाँ से रीड कर लेते हैं डायरेक्ट। प्रॉब्लम फेस्ड इन रूरल बैंकिंग, देखो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। प्रॉब्लम फेस्ड इन रूरल बैंकिंग, प्रॉब्लम फेस्ड इन रूरल बैंकिंग, पहला तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनसफिशिएंसी, द वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट इन द कंट्री इज स्टिल इनसफिशिएंट इन कंपैरिजन टू इट्स डिमांड। वो कह रहा है कि जितनी जरूरत है क्रेडिट की उतना नहीं है अभी भी हमारे पास, तो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में लोन या क्रेडिट अवेलेबल नहीं है कि हम फार्मर्स को वो दे सकें। तो पहली प्रॉब्लम तो यही है कि इनसफिशिएंसी, डिमांड और सप्लाई मिसमैच है यहाँ पर। फिर कह रहा है इनएडिकेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जो इंस्टीट्यूशनल वाले सोर्सेज हैं उसका जो कवरेज है वो उतना ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अरेंजमेंट कंटिन्यू टू बी इनएडिकेट एज दे हैव फेल्ड टू कवर द इंटायर रूरल फार्मर्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो सभी को कवर नहीं कर पाते, दूर दूर एरिया तक या गांव गांव एरिया तक जाके वो उसको कवर नहीं कर पाते। या आप ये कह लो कि फार्मर्स भी घबराते हैं इनसे लोन लेने में, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल सोर्स है, पूरी प्रॉपर इनकी प्लानिंग होती है और सब कुछ ये रिटर्न में होता है और लीगली होता है। तो अगर कल को लोन नहीं चुका पाते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो क्रिएट करते हैं। फिर आपका इनएडिकेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने लोन मांगा 10 लाख और आपको मिल रहा है 5 लाख। आपने लोन के लिए अप्लाई करा, मुझे 10 लाख चाहिए, वो दे रहे हैं 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। तो जो सैंक्शन ऑफ अमाउंट है लोन का वो इनएडिकेट होता है। द अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन टू द फार्मर is also inadequate. As a result, farmer often divert such loan for unproductive purpose, which dilute the very purpose of such loan. ओह, ये क्या बात कह दी इन्होंने? इन्होंने ये बताया यहाँ पे कि आपने लोन 10 लाख मांगा था और 10 लाख में आपने सोचा था कि मैं अपनी फसल भी उगा लूंगा, खेती भी कर लूंगा, बेटी की शादी आने वाली है वो शादी भी कर दूंगा, और घर में कुछ छोटे मोटे काम है वो काम भी कर लूंगा। अब आपको लोन मिला है 5 लाख, तो अब उस 5 लाख में वो सारे काम हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो आपने क्या करा? डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट का मतलब होता है घोल देना। तो आपने वो वाला पैसा आपने अनप्रोडक्टिव पर्पज में लगा दिया और जो प्रोडक्टिव पर्पज है वो पूरा नहीं हो पाया। मतलब वो वाला पर्पज जिसके लिए मेन लोन दिया गया वो पर्पज आपका पूरा नहीं हो पाया। फिर है आपका चौथा प्रॉब्लम, लेस अटेंशन टू पुअर और मार्जिनल फार्मर्स। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। फार्मिंग ना बहुत बड़ा वो है, ऐसा नहीं है। किसान आप जो देखते हो जो सुसाइड कर रहा है वो छोटे मोटे किसान होते हैं। ऐसे भी किसान मिलेंगे आपको जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं खेती से सिर्फ। तो वो कह रहे हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उन पे ध्यान दिया ही नहीं जाता। जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनको आसानी से लोन मिल जाता है। लेस अटेंशन हैज गिवन on the credit requirement of needy small and marginal farmers. On the other hand, well-to farmers are getting more attention due to workness. तो अब देखो ना, सिंपल सी बात है, जो भी आपको लोन देना चाह रहा है वो यही देखेगा ना कि आपकी लोन चुकाने की कैपेबिलिटी कितनी है। जब आप लोन चुकाने की कैपेबल हो तो आपको लोन देगा, अदरवाइज वो आपको लोन नहीं देगा। तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो बैंकिंग सिस्टम ही हमारा ऐसा है। फिर आपका है ग्रोइंग ओवरड्यू। ग्रोइंग ओवरड्यू का मतलब पिछला लोन लिया नहीं चुका पाए, अगला ले लिया वो भी नहीं चुका पाए, उसके बाद एक लोन और ले लिया। अब लोन लेते गए, लोन का इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, तो वो आपका ओवरड्यू जो है वो बढ़ता ही चला जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। देखो इसमें क्या है लिखा हुआ, द प्रॉब्लम ऑफ ओवरड्यू इन एग्रीकल्चर क्रेडिट कंटिन्यू टू बी एन एरिया ऑफ कंसर्न। माइक कौन है किसी का? किसका माइक कौन है? लोग जॉब म्यूट कर दो मैं यहाँ। The basic reason for growing overdue is the poor repaying capacity of farmer. As a result, credit agencies are becoming cautious of granting loans to farmers. Agriculture loan default rates have been chronically high. It is alleged the farmers are deliberately refusing to pay back loan. It is a threat to the smooth functioning of banking system and needs to be controlled. मतलब क्या है इसका कि आपने लोन लिया और हम लोन रीपे करने की कैपेसिटी में नहीं है, तो अगली बार वो हमें लोन नहीं देगा। और अगर जितना ज्यादा हम लोन नहीं पे करेंगे, लोन हमारा रीपे नहीं होगा, जितना ज्यादा हमें ये लोन हमारा रीपे नहीं हो पाएगा तो वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि जब बैंक लोन देता है तो वो उसका एसेट होता है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में एसेट था मेरा, मैंने लोन दिया है किसी को, अब मुझे लग रहा है कि ये लोन मुझे रिकवर नहीं होगा, तो वो एसेट तो है
लेकिन वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया, आप वो परफॉर्म नहीं कर रहा, बेकार एसेट्स हो गया वो मेरा। ठीक है, एक होता है परफॉर्मिंग एसेट और एक होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये बैलेंस शीट बैंकिंग कंपनी की अलग तरह से बनती है। फिर आगे इसमें कह रहा है यहाँ पे, thus the expansion and promotion of the rural banking sector has taken a big backseat after reforms. Except the commercial bank, other formal institutions failed to develop a culture of deposit mobilization, lending to needy borrowers and effective loan recovery. ये कह रहा है कॉमर्शियल बैंकों को हटा के बाकी जितने आपने नाम पढ़े ना, रूरल बैंकिंग, कोऑपरेटिव बैंकिंग, आप देखो ना अभी मुंबई में 2 बैंक तो मुंबई में डूब गए थे, मतलब बर्बाद हो गए थे। वो यही वाले बैंक थे, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो। नाम भी आपने सुना होगा, अजीब सा होगा उसका। वो कोऑपरेटिव बैंक और रूरल डेवलपमेंट बैंक होते हैं, जिनकी कंडीशन इसी वजह से खराब हो जाती है क्योंकि वो लोन तो दे देते हैं और फिर बाद में लोन की रिकवरी नहीं हो पाती, या वो मनी का क्रिएशन ठीक से नहीं कर पाते, जो कि कॉमर्शियल बैंक अच्छे से कर लेते हैं। फिर आपका कह रहा है टू इम्प्रूव द सिचुएशन, कैसे कर सकते हैं? बैंक्स नीड टू चेंज देयर अप्रोच फ्रॉम जस्ट बीइंग लेंडर टू बिल्डिंग अप रिलेशनशिप बैंकिंग विद द बोरोवर। उनको सिर्फ लेंडर की जगह अपने रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। फार्मर शुड ऑल्सो बी एनकरेज टू इंडिकेट द हैबिट, ठीक है, ऑफ सेविंग एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और जो फार्मर्स हैं उनको भी एक हैबिट बनाने की जरूरत है जिसमें वो अपने पैसे को सेव कर सकें और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वो या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना जान सकें। तो दोनों जब साथ में काम करेंगे तो ही कुछ काम बढ़िया से हो पाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, देखो बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, तमिलनाडु के बारे में है शायद ये। तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, तानवा, तानवा नाम से है ये प्रोजेक्ट, इनिशिएटेड इन तमिलनाडु टू ट्रेन वुमेन इन लेटेस्ट एग्रीकल्चरल टेक्निक। जो लेटेस्ट टेक्निक है एग्रीकल्चर की उसके लिए ट्रेन किया जाता था। इट इंड्यूसेस वुमेन टू अचीव पार्टिसिपेंट इन रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फैमिली इनकम। वुमेन आर फॉर्मिंग फार्म वुमेन्स ग्रुप विच फंक्शन लाइक एसएचजी। जो वुमेन्स हैं वो फार्म वर्किंग ग्रुप बनाते थे, वुमेन ग्रुप बनाते थे जो एसएचजी की तरह काम करता था। 2-4 पॉइंट्स इसमें और भी लिखे हुए हैं अगले पेज पे। अगर शाम को क्लास होगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है, नहीं होगी तो हम संडे को रखेंगे क्लास इस बार जरूर, क्योंकि ये वाला चैप्टर जल्दी से जल्दी खत्म कर देना है, मंडे तक हर हाल में खत्म हो जाना चाहिए। देखो 2-3 पॉइंट और लिखे हुए हैं बॉक्स के अंदर। मैनी मैनी अदर फार्म वुमेन्स ग्रुप आर क्रिएटिंग सेविंग इन देयर ग्रुप बाय फंक्शनिंग लाइक मिनी बैंक थ्रू अ माइक्रो क्रेडिट सिस्टम। वो अपने आप ही छोटा सा बैंक बना लेते थे और उसमें कुछ पैसे को सेव करना स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, विद द एक्यूमुलेटेड सेविंग्स दे प्रमोट स्मॉल स्केल हाउस होल्ड एक्टिविटीज लाइक मशरूम कल्टीवेशन, सोप मैन्युफैक्चर, डॉल मेकिंग। मतलब छोटे मोटे काम करके ये इसको स्टार्ट करना इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है ना, यहाँ पे तो ये आपकी एक केस स्टडी समझ लो इसको, तमिलनाडु के बारे में दे रखा है ये, इसको तानवा नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें आगे क्या क्या पढ़ना है बस ये सुन लो। ये आज की क्लास का है, अगली क्लास में हम ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम ये पूरा खत्म कर देंगे, क्या होता है इसके बारे में। फिर आपके इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसके बाद आपका सीधा आ जाएगा नॉन फार्म एरिया, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और जैसे ही डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे तो एक हमारा नॉन फार्म एरिया आ जाएगा। ये नॉन फार्म एरिया, इसको हम जैसे कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये देखो लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। कुछ ज्यादा बड़ा है नॉन फार्म एरिया। ये रहा ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद चैप्टर लास्ट। ठीक है, तो मतलब अगली क्लास में वहां तक हो जाएगा नॉन फार्म एरिया से पहले पहले, और फिर उसके बाद नॉन फार्म एरिया और ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग वैसे इस बार के सिलेबस में नहीं है, मैं ऊपर ऊपर समझा दूंगा बस। ठीक है, शाम को ना कंफर्म नहीं है कुछ, मैं अभी सोच रहा था एक और सेशन का, लेकिन अब बच्चे नहीं है, एक मिनट, शाम को कंफर्म नहीं है अभी कुछ। ठीक है, लेकिन हाँ मंडे तक मैं किसी भी हाल में इसको खत्म कर दूंगा, चाहे कल क्लास रखूं या संडे को क्लास रखूं। संडे को अगर रखेंगे तो 2-1.5 घंटे की रख लेंगे, मतलब 40-40 मिनट, 80 मिनट की क्लास रख लेंगे संडे को। मुझे लेकिन बता देना सब फ्री हो या नहीं, तभी रखूंगा मैं, ऐसा ना हो फिर किसी की कोई क्लास हो किसी की कोई क्लास हो, पहले सभी बच्चे बता देना। और संडे को टेस्ट भी रख लेते हैं, एक पॉवर्टी का रख लेते हैं या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, जिसका बोलोगे उसका टेस्ट भी रख देंगे और क्लास भी। ठीक है,
इसको अभी पढ़ लेना, मैं नोट्स भेज रहा हूँ, एक बार बस रीड कर लेना, 10-15 मिनट लगेंगे बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आप पढ़ लेना, रीड कर लेना, खाली नहीं समझ आया तो उसको एक बार अंडरलाइन कर लेना कुछ। हाँ लास्ट वाले के भी मिल जाएंगे ना, अगला टेस्ट नहीं हो पा रहा इस वजह से नंबर नहीं मिल पा रहे उसके, लास्ट वाले के भी मिल जाएंगे। बजट वाला था ना लास्ट, गवर्नमेंट बजट, उसके नंबर हाँ मुझे देने हैं। ठीक है। बंद करें? अरे भाई अनिल, फीस ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूं ना, कहाँ बुला रहे हो तुम मुझे? चलो मुझे बाद में बात करना व्हाट्सएप पे। ठीक है।